सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को पास किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, और इसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इस एक्ट को जो है वो पास किया गया था। तो जो हमारा आरबीआई एक्ट है वो बेसिकली आरबीआई को रेगुलेट करने का काम करता है। बेसिकली आरबीआई एक्ट के अंदर यहाँ पर रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, गाइडेंस हैं, जिनको फॉलो करके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है, और इसी यही जो एक्ट है वो आरबीआई को पावर भी देता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 is a piece of legislation that established the RBI as a central bank of India on April 1, 1935। ठीक है, तो ये एक पीस ऑफ लेगिस्लेशन है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 को जो एस्टैब्लिश किया था। इट डिजाइन टू सेंट्रलाइज एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। तो इस एक्ट को पास करने का पर्पज ये था कि आरबीआई को एस्टैब्लिश करके हमारा जो मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज किया जाए और रेगुलेट भी जो है वो किया जाए। इस एक्ट का एक ही एम था कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जो कि हमारे हमारे देश के अंदर जो नेशन की करेंसी है उसे मैनेज करे, बैंकिंग सेक्टर को ओवरसी भी करे, यानी कि उनको मॉनिटर भी करे, और मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी करे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है, केस स्टडीज है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, डैश सेक्शन आरबीआई एक्ट डिफाइंस द कैपिटल ऑफ आरबीआई विच इज 5 करोड़। ठीक है, तो देखो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई की जो मिनिमम कैपिटल है वो 5 करोड़ है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये आरबीआई की किस सेक्शन के अंदर, आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4? तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 4। तो आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है कि आरबीआई की मिनिमम कैपिटल 5 करोड़ जो है वो होनी चाहिए। सेक्शन 1 कहता है कि जो आरबीआई एक्ट है वो पूरे इंडिया पर जो है एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 यहाँ पर डेफिनेशन देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, और सेक्शन 3 बेसिकली आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताता है। और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमारी जो आरबीआई है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसके पास अपनी कॉमन सील है और एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द आरबीआई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम सेक्शन 7 की माने तो जो आरबीआई है उसकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको ओवरसी करने का, यानी कि मॉनिटर करने का काम, डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, या फिर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। देखो सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनानी है, ये सारी चीजों का जो डिसीजन है वो सेंट्रल बोर्ड ही जो है वो लेता है। और सेंट्रल बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड। ठीक है, तो देखो जैसे सेक्शन 7 कहता है कि आरबीआई की जो फंक्शन है उसको मॉनिटर करने का काम, डायरेक्शन देने का काम सेंट्रल बोर्ड करेगा, ऐसी जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि सेंट्रल बोर्ड के मेंबर कौन कौन से होंगे, यानी कि सेंट्रल बोर्ड कैसे कंपोजिट की जाएगी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के? पहला, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द लोकल बोर्ड, 10 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या लग रहा है आपको इसमें से कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे सेंट्रल बोर्ड के मेंबर होते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो एक हमारे गवर्नर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद ना डिप्टी गवर्नर,
अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 4 डिप्टी गवर्नर हो, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट दी हुई है कि 4 डिप्टी गवर्नर ही हो सकते हैं सेंट्रल बोर्ड के अंदर। कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। उसके बाद आपको पता होगा आरबीआई की लोकल बोर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पर हमारे देश के जो 4 रीजन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, तो वहां से भी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इस एज अ डायरेक्टर। उसके बाद वेरियस फील्ड जैसे कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वहां से 10 डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट जो है वो करती है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। नेक्स्ट अब हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के साथ रिलेटेड है। तो पहले हम केस स्टडी की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। The Central Board of RBI act as a ultimate decision making body. It is a diverse group led by a governor and deputy governor along with a government appointed director. These directors come from various backgrounds and local boards, ensuring a broad range of perspectives. The board tackles crucial issues like a monetary policy, regulation, overall RBI functioning through periodic meetings, and this unique structure fosters informed decision making that shape the Indian financial stability. तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आरबीआई की कौन है, सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल जगहों से डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और वो यहाँ पर वेरियस इश्यूज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन, आरबीआई की फंक्शनिंग, इनसे रिलेटेड जो है डिसीजन जो है वो लेती है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक यहाँ पर गवर्नर होता है, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से होते हैं, 10 डायरेक्टर वेरियस फील्ड से होते हैं, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करना है, हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसका हेड कौन होता है। ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। हमारा जो सेंट्रल बोर्ड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका हेड कौन होता है, डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो सेंट्रल बोर्ड का हेड होता है। उसके बाद हु अपॉइंट द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स है ना, उन सभी को अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कैन बी अपॉइंटेड, यानी कि जो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर है उनको मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट जो है वो किया जा सकता है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, या फिर 6 ईयर्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 5 ईयर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो सेंट्रल बोर्ड के गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर है उनको मैक्सिमम 5 सालों के लिए अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उससे पहले भी उसको हटा जो है वो सकती है। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि लोकल बोर्ड से जो आए या फिर वेरियस फील्ड से जो 10 डायरेक्टर आए, उनका जो टर्म पीरियड होता है मैक्सिमम वो 4 सालों का होता है। और जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो गवर्नमेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट जितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट करना चाहती है वो उतने टाइम के लिए उसको अपॉइंट जो है वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स कैन द आरबीआई हैव एट मोस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर जो है वो कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4 और 5। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो फटाफट से बता दें कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 4 इज अ करेक्ट आंसर, 4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ ऑफन मस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीट एंड हु चेयर्स दीज मीटिंग्स, ठीक है। तो हमारे जो सेंट्रल बोर्ड है
उसको आरबीआई की फंक्शनिंग से रिलेटेड, आरबीआई की पॉलिसी के रिगार्डिंग, स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनके लिए उनको मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको कैसे यहाँ पर मीटिंग करनी पड़ती है, यानी कि साल के अंदर उसने कितनी मीटिंग जो है वो करनी कंपलसरी है, और उस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होता है। पहला ऑप्शन देखो, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक साल के अंदर एक बार मिलना जरूरी है, ज्यादा बार मिल सकते हैं पर मिनिमम एक बार है। और जो चेयरपर्सन होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर एक बार कम से कम मिलना है। और जो चेयरपर्सन होंगे गवर्नर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार ही मिलना है। और इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो डिप्टी गवर्नर होंगे, जिनको बोर्ड यहाँ पर अपॉइंट करेगा। या फिर एटलीस्ट 6 टाइम इन अ ईयर चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है, उनके मेंबर्स को कम से कम साल में 6 बार यहाँ पर मिलना पड़ेगा, 6 मीटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, और एक क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, साल में 6, एक क्वार्टर में एक बारी तो मिलना यहाँ पर जरूरी है। और इस चेयरपर्सन कौन होता है, गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रल बोर्ड इज द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई। इट इंक्लूड्स द गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर एंड फ्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर। विच ऑफ दीज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है सेंट्रल बोर्ड का। पहला, प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू आरबीआई पॉलिसीज, ठीक है। तो आरबीआई की पॉलिसी कैसे यहाँ पर बनाई जाएगी, उसकी जो ओवरऑल डायरेक्शन और गाइडेंस देने का काम है वो सेंट्रल बोर्ड का होता है, तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है। ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू सेटिंग की रेट्स लाइक रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट की गई है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने का काम भी सेंट्रल बोर्ड का होता है, तो ये भी करेक्ट है। अप्रूव्स आरबीआई एनुअल अकाउंट्स एंड बजट, तो ये भी फंक्शन हमारे सेंट्रल बोर्ड का होता है। अपॉइंट्स की पर्सोनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट हेड, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे सेंट्रल बोर्ड के होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारी केस स्टडी थी जो कि सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड थी, और इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। आईआईपीएफ आपसे जानना चाहेगा कि आपको आरबीआई के बारे में पता है या फिर नहीं। उसके बाद देखो, विच अथॉरिटी possesses द पावर टू रिमूव द गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज any member of local board from their respective offices according to section 11 of the RBI Act। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो आरबीआई एक्ट है उसका जो सेक्शन 11 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी टाइम आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या फिर डायरेक्टर को जो है ऑफिस से रिमूव कर सकता है, यानी कि उसको उसकी पोस्ट से हटा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और सेक्शन जरूर याद रख लीजिए, सेक्शन 11 ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 द बिजनेस दैट कैन अंडरटेकन बाय आरबीआई इंक्लूड, ठीक है। तो देखो हमारा आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो बताता है कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से फंक्शन है जो कि आरबीआई परफॉर्म कर सकता है। पहला देखो, एक्सेप्टिंग इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, बैंक्स, लोकल अथॉरिटीज और अदर एंट्रीज, तो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। आपको पता होगा कि जो आरबीआई है वो बेसिकली गवर्नमेंट को, अदर बैंकर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसी सर्विसेज के अंदर वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, हालांकि उन डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट पे नहीं करता है। उसके बाद कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, तो ये भी फंक्शन आरबीआई का होता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज करनी, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसकी सेल परचेज करनी, तो ये भी फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है। साथ ही साथ रीडिस्काउंटिंग बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स टू बैंक्स, ठीक है। रीडिस्काउंटिंग बिल्स, प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पहले बैंक ने डिस्काउंट किए हैं अपने कस्टमर के, उसके बाद बैंक उसको दोबारा से रीडिस्काउंट करवा सकता है आरबीआई से, ठीक है। अब जिनको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब पता नहीं है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अंदर क्या होता है कि एक कस्टमर जिसके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसकी पेमेंट उसको कुछ टाइम के बाद मिलनी है, सपोज करो 3 महीने के बाद मिलनी है, तो वो बैंक के पास जाकर उसे इमीडिएट कैश में कन्वर्ट जो है वो करवा सकता है। बैंक उसको अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगा और इमीडिएट बेसिस पे उसे पेमेंट कर देगा। अब बैंक के पास ऑप्शन होती है कि वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे जाकर आरबीआई से दोबारा से डिस्काउंट करवा ले, जिसको हम रीडिस्काउंट ऑफ बिल जो है वो कहते हैं, ठीक है। और बैंकों को लोन भी देता है आरबीआई। Receiving deposit with interest from banks any other person under the liquidity management standing deposit facility scheme। देखो वैसे तो आरबीआई जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करता, पर आरबीआई यहाँ पर आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है लिक्विडिटी मैनेजमेंट
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, और इस स्कीम के अंदर अगर कोई डिपॉजिट करवाता है आरबीआई के पास, चाहे कोई बैंक है या फिर एनी अदर पर्सन है, तो उसे इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। ये जो स्कीम था वो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जब भी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी एक्सेस में होती है, ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह आ रहा होता है, तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, स्कीम के जरिए लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि बैंकों से पैसा अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है, जिससे लिक्विडिटी जो है वो कम हो सके। ठीक है, जिनके ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि सारे के सारे फंक्शन आरबीआई जो है वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजैक्ट। जैसे सेक्शन 17 बताता था कि आरबीआई कौन कौन से बिजनेस कर सकता है, वैसे ही सेक्शन 19 बताता है कि आरबीआई कौन कौन से बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो पहला देखो, परचेज द शेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग और एनी अदर कंपनी। देखो जो आरबीआई है वो खुद से किसी भी कंपनी, चाहे वो बैंकिंग कंपनी क्यों ना हो, उसके शेयर्स को परचेज जो है वो नहीं कर सकता, यानी कि वो शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। उसके बाद बैंक मेक लोन्स और एडवांसेस टू बिजनेस और पब्लिक, तो ये भी काम आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। आरबीआई जो है वो बिजनेसेस के साथ, पब्लिक के साथ डीलिंग जो है वो नहीं करता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट और अदर बैंक के साथ ही डीलिंग करता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ठीक है, तो जो आरबीआई है ना, वो यहाँ पर बिल्स पेबल को ना तो ड्रॉ कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। हालांकि ऐसे बिल्स पेबल जो कि डिमांड के ऊपर रिपेबल होते हैं, तो उनको वो ड्रॉ और एक्सेप्ट जो है वो कर सकता है, पर बाकी के जो बिल्स पेबल है उनको ना वो ड्रॉ कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। अलाउ इंटरेस्ट डिपॉजिट ऑन करंट अकाउंट, तो आरबीआई के करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आरबीआई जो है वो पे नहीं कर सकता है। तो ये सारे फंक्शन जो है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस सेक्शन 18 ए इन द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 18 ए है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? पहला, टू ग्रांट लोन्स और एडवांसेस टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ensure that loans and advances granted by RBI under the RBI Act cannot be questioned or invalidated based on the other laws, to regulate the interest rate on loans provided by the commercial banks and to establish the RBI's authority over local banking boards। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर आरबीआई ने आरबीआई एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके कोई भी लोन या एडवांस जो है वो प्रोवाइड किया है, तो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी कि उनको हम इनवैलिडेट जो है वो नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे लॉ के जरिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, यहाँ पर आरबीआई ने आरबीआई के एक्ट को फॉलो करते हुए एक एबीसी बैंक को 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है लोन दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किसी भी कीमत पर इस लोन को इनवैलिड जो है वो नहीं कर सकता है, जब तक आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करेगा, यानी कि काफी पावर है आरबीआई एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो हमारा जो सेक्शन 20 है उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई है उसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला, आरबीआई मेंटेन गवर्नमेंट अकाउंट्स, मैनेज फंड एंड प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो आरबीआई के पास मेंटेन्ड होते हैं, जिसके जरिए वो गवर्नमेंट के फंड को मैनेज करते हैं और उन्हें सभी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई एडवाइजर्स ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स ऑन होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट, तो ये भी करेक्ट है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी तो खुद बनाता है, जो फिस्कल मैटर्स है उनके ऊपर रिकमेंडेशन एडवाइसेस प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट के यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपने पास होल्ड करके भी रखता है। द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने का काम जो है वो नहीं करता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21A ऑफ द आरबीआई एक्ट हाउ डज द आरबीआई बिकम द बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो आरबीआई है ना वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आरबीआई को स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर बनना है, यानी कि इसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो क्या से होगा ये? बाय अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे आरबीआई को, या फिर बाय मैंडेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मैंडेट प्रोवाइड करेगी, इंस्ट्रक्शन देगी आरबीआई को कि आप स्टेट गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो, या फिर बाय डिफॉल्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स रोल एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए
कि अगर आरबीआई को स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर बनना हो या स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई की बैंकिंग सर्विसेज चाहिए हो तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो जो आरबीआई है वो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगा और एग्रीमेंट के बेसिस पे ही बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट डील्स विद, हमारा जो सेक्शन 22 है वो किसके साथ डील करता है। राइट टू इशू बैंक नोट्स, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स या फिर लीगल टेंडर करेंसी करेक्टर ऑफ करेंसी नोट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट का वो किसके साथ डील करता है। राइट टू इशू बैंक नोट्स, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, लीगल टेंडर करेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स या फिर ऑल ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर करेंसी नोट्स को इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है और आरबीआई यहाँ पर करेंसी नोट्स को इशू जो है वो कर सकता है। हालांकि जो कॉइन्स वगैरह है उनको इशू हमारा गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है वो करता है, पर करेंसी नोट्स को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही जो है वो इशू कर सकता है। इसके पीछे का पर्पज यही है कि कॉमन करेंसी को जो है वो इशू किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट एज पर द सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो जो 24 सेक्शन है वो बताता है कि करेंसी की डिनोमिनेशन क्या रहेगी, यानी कि जो हमारी नोट्स होंगे वो कितने रुपए के होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10,000 का नोट, 20,000 का, 30,000 का या फिर नो लिमिट। अभी तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन हमारा 2,000 का चल रहा है, वैसे वो तो बंद हो गया। ठीक है, अभी तो 500 रुपए का यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिनोमिनेशन चल रहा है, पर मैक्सिमम कितने तक आरबीआई जो है वो छाप सकती है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 10,000, 20,000, 30,000 या फिर नॉन लिमिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिनोमिनेशन का जो नोट है वो 10,000 का रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेशन की बात करें तो आरबीआई जो है वो 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ये नोट्स जो है वो छाप सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर करेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। ठीक है, तो जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 है वो कहता है कि जो भी करेंसी नोट्स आरबीआई इशू करता है उसके अंदर लीगल टेंडर का करेक्टर जो है वो होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो लीगल टेंडर करेक्टर है इसका क्या मतलब है। पहले देखो द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ये बोलता है कि हमें सभी ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट मेथड का यूज करना है। द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अलोंगसाइड इंडियन रुपीज और पेमेंट्स, यानी कि हम फॉरेन करेंसी को भी एक्सेप्ट करेंगे इंडियन रुपीज के साथ। या फिर द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ लीगल स्टेटस, यानी कि करेंसी का क्या लीगल स्टेटस है इसको नहीं देखेगा बिजनेस, वो जो भी फॉर्म है पेमेंट की उसे एक्सेप्ट करेगा कस्टमर से। या फिर द ऑफिशियल रिकॉग्निशन एक्सेप्टेंस ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट विद इन द कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो लीगल टेंडर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी करेंसी नोट्स इशू किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा वो इंडिया के अंदर एक वैलिड फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है वो माना जाएगा। और अगर आप आरबीआई के द्वारा इशू हुई करेंसी से कोई पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट करने से मना जो है वो नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। ठीक है,